नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए सत्यजीत रे द्वारा लिखी गई कहानी ब्राउन साहब की कोठी लेकर आई हूँ। कहानी में लेखक को 113 साल पुरानी एक डायरी मिलती है जिसे किसी मिस्टर ब्राउन ने लिखा है। उस डायरी में एक मौत का जिक्र है। लेखक उस डायरी पर लिखे गए पते पर पहुंचता है और वहाँ वो एक घटना से रूबरू होता है। तो आइए कहानी को सुनते हैं। जब से ब्राउन साहब की डायरी मिली थी, बेंगलोर जाने का मौका ढूंढ रहा था और अब वे मौका अप्रत्याशित रूप से सामने आ गया। बालीगंज स्कूल के वार्षिक रीयूनियन के अवसर पर अपने पुराने सहपाठी अनिकेत भौमिक से मुलाकात हो गई। अनिकेत ने बताया कि वे बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में नौकरी करता है। एक बार मेरे यहाँ घूमने फिरने आओ ना, द बेस्ट प्लेस इन इंडिया। मेरे घर में अतिरिक्त कमरा भी है, आओगे? स्कूल में अनिकेत मेरा गहरा दोस्त था। उसके बाद जैसा होता है वही हुआ। हम अलग अलग कॉलेज में दाखिल हुए। इसके अलावा वे विज्ञान का विद्यार्थी था और मैं कला का। दोनों ने विपरीत रास्ते पर चलना शुरू किया। बीच में वे विलायत चला गया। नतीजा ये हुआ कि हम दोनों की दोस्ती में बहुत कुछ बाधा पड़ गई। आज लगभग 12 साल के बाद उससे मुलाकात हुई। खैर, अब हो सकता है ब्राउन साहब की कोठी देखने का सुयोग प्राप्त हो जाए, लेकिन इसके पहले ये ज़रूरी है कि साहब की डायरी के बारे में बता दें। मुझे आप एक तरह से पुरानी पुस्तकों का कीड़ा कह सकते हैं। बैंक में नौकरी कर जितना कमाता हूँ, उसका लगभग आधा पैसा पुरानी पुस्तकों की खरीद में चला जाता है। भ्रमण की कहानी, शिकार की कहानी, इतिहास, आत्मकथा, डायरी इत्यादि बहुत सारी पुस्तकें 5 वर्षों के दरमियान मेरे पास जमा हो गई हैं। पहली बरसात के बाद भीगी मिट्टी से जो सौंधी गंध आती है, उसकी और पुरानी पुस्तकों के पृष्ठों की गंध, इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं। कस्तूरी, गुलाब, यहाँ तक कि फ्रांस की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परफ्यूम के सुवास को इन दोनों के सामने हार माननी पड़ेगी। पुरानी किताबें खरीदने का जो मुझे नशा है, और पुरानी किताबें खरीदने के सिलसिले में ही ब्राउन साहब की डायरी मिली थी। इतना बता दूं कि ये छपी हुई डायरी नहीं है, हालांकि छपी डायरी भी मेरे पास है। वे डायरी सरपत की कलम से लिखी हुई असली डायरी है। लाल चमड़े से मड़ी हुई 350 पन्ने की रूलदार डायरी। जिल्द उलटने के बाद पहले पृष्ठ पर साहब के हस्ताक्षर हैं और नीचे उसका पता, एवरग्रीन लॉज, फ्रेजर टाउन, बंगलौर, और उसके नीचे लिखा है जनवरी 1858। यानी इस डायरी की उम्र 113 साल है। ब्राउन साहब का नाम कई और किताबों पर था और उन्हीं किताबों के साथ ये लाल चमड़े से मड़ी कॉपी थी। नामी पुस्तकों की तुलना में कीमत बहुत कम थी। मकबूल ने 20 रुपये की मांग की। मैंने 10 रुपये बताया। अंत में 12 रुपये में मामला तय हो गया। ब्राउन साहब कोई नामी आदमी होते तो इस किताब का दाम 1000 तक हो सकता था। डायरी में तत्कालीन हिंदुस्तान के साहबों के दैनंदिन जीवन के अलावा और किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त होगी, ऐसी मैंने उम्मीद नहीं की थी। सच कह रहा हूँ, शुरू के 100 पन्ने पर जाने पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। ब्राउन साहब का पेशा स्कूल मास्टरी था। बंगलौर के किसी स्कूल में अध्यापन का काम करते थे। साहब ने अपनी ही बातें अधिक लिखी हैं। बीच बीच में बंगलौर शहर का भी वर्णन है। एक जगह तत्कालीन बड़े लाट साहब की स्त्री लेडी कैनिंग के बंगलौर आने की घटना का उल्लेख लिखा है। बंगलौर के फूल, फल, पेड़ पौधे और अपने बगीचे के बारे में भी लिखा है। एक जगह इंग्लैंड के सॉसेक्स अंचल के अपने पैतृक घर और बिछड़े सगे संबंधियों का उल्लेख है। उनकी पत्नी एलिजाबेथ का भी उल्लेख है, जिसका कई वर्ष पहले देहांत हो चुका था। उसमें सबसे रोचक बात जो है वे ये है, साइमन नाम किसी व्यक्ति की चर्चा बार बार की गई है। ये साइमन कौन था? उसका लड़का, भाई, भांजा? ये बात डायरी से समझ में नहीं आती है। तब हाँ, साइमन के प्रति साहब के दिल में जो एक गहरा लगाव था, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। डायरी में साइमन की बुद्धि, साइमन की हिम्मत, साइमन का क्रोध, अभिमान, शरारत और मनमौजीपन वगैरह की
बार बार चर्चा की गई है। साइमन अमूक कुर्सी पर बैठना पसंद करता है। आज साइमन की तबीयत ठीक नहीं है। आज दिन भर साइमन पर नज़र न पड़ने के कारण मन खराब है। इस तरह की छोटी मोटी बातें भी हैं। इसके अलावा साइमन की बेधक मृत्यु की खबर भी है। 22 सितंबर की संध्या 7:30 बजे वज्रघात से साइमन की मौत हुई थी। दूसरे दिन भोर के समय ब्राउन साहब के बगीचे के झुलसे हुए यूकेलिप्टस के पेड़ के पास साइमन की लाश मिली थी। इसके बाद 1 महीने तक डायरी में वैसी कोई उल्लेखनीय बात नहीं है। जो है उसमें शोक है, निराशा है और कुछ नहीं। ब्राउन साहब ने स्वदेश जाने की बात सोची है, मगर उनका मन नहीं चाहता कि वे साइमन की आत्मा से दूर चला जाए। साहब की सेहत भी ज़रा खराब हो गई है। आज भी स्कूल नहीं गया। इस बात की चर्चा 5 जगहों पे की गई। लुकास नामक एक डॉक्टर का भी उल्लेख है। उसने ब्राउन साहब की सेहत की जांच की थी और दवा बता गया था। उसके बाद एकाएक 2 नवंबर की डायरी में एक आश्चर्यजनक घटना का उल्लेख किया गया है और इसी घटना ने मेरी नज़र में डायरी की कीमत हज़ारों गुना बढ़ा दी है। ब्राउन साहब रोज़ की घटना नीली स्याही में लिखते थे, पर इस घटना को लाल स्याही से लिखा है। उसमें उन्होंने एक ऐसी घटना का उल्लेख किया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैं उसका अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं तीसरे पहर अपने मन को शांत करने लाल बाग के पेड़ पौधों के पास गया। शाम 7:30 बजे घर लौटकर जो ही ड्राइंग रूम के अंदर गया, देखा साइमन फायर प्लेस के पास अपनी प्रिय हाई बैक्ड कुर्सी पर बैठा है। साइमन, सचमुच साइमन ही था। मैं उसे देखकर आनंद से पागल हो गया और वे केवल बैठा ही नहीं बल्कि अपनी स्नेहपूर्ण आंखों से मेरी ओर एकटक देख रहा है। इस कमरे में रोशनी नहीं है। मेरे कामचोर खानसामा टॉमस ने अभी तक बत्ती नहीं चलाई, इसीलिए साइमन को अच्छी तरह देखने के लिए मैंने जेब से दिया सलाई बाहर निकाली। तीली के बक्से पर खिंचते ही रोशनी जल उठी, मगर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इन कई क्षणों के बीच में साइमन गायब हो गया। इतना ज़रूर है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं साइमन को कभी देख सकूंगा। इस तरह भूत की हालत में भी अगर वे बीच बीच में दिख जाए तो मेरे मन से तमाम दुख दूर हो जाए। सचमुच आज अपूर्व आनंद का दिन है। मरकर भी साइमन मुझे भूला नहीं है, यहाँ तक कि अपनी प्यारी कुर्सी भी उसे भूली नहीं। दुहाई है साइमन, बीच बीच में दिख जाना। इसके अलावा मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता। इतना ही उपलब्ध हो जाए तो मैं अपनी बाकी ज़िंदगी शांति से जी लूँगा। इसके बाद डायरी पढ़ी नहीं जाती। जो कुछ है उसमें दुख की कोई छाप नहीं, क्योंकि साइमन से ब्राउन साहब की हर रोज़ भेंट हो जाती है। साइमन के भूत ने साहब को निराश नहीं किया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा है, जो मुझे प्यार करता है उसकी मृत्यु के बाद भी उसका प्यार अटूट रहता है। इस ज्ञान की प्राप्ति से मुझे चरम शांति मिली है। बस इतना ही। लेकिन अब सवाल उठता है कि ब्राउन साहब की वे कोठी बंगलोर के फ्रेजर टाउन का एवरग्रीन लॉज अब है या नहीं, और वहाँ अब भी शाम के वक्त साइमन साहब की भूत का आगमन होता है या नहीं। मैं अगर उस कोठी में जाकर एक शाम गुजारूँ तो साइमन के भूत को देख पाऊँगा। बंगलोर आने पर पहले दिन अनीक को इसके बारे में कुछ नहीं कहा। उसकी एम्बेसडर गाड़ी में घूमकर पूरे बंगलोर शहर की परिक्रमा की, यहाँ तक कि फ्रेजर टाउन को भी नहीं छोड़ा। बंगलोर सचमुच खूबसूरत जगह है, इसीलिए इस शहर के बारे में खुशियाँ जाहिर करने में मुझे झिझक नहीं हुई। अगले दिन रविवार था। मैंने अनीक से ब्राउन साहब की डायरी के बारे में चर्चा की। अनीक तो सुनकर डर गया। बचपन से ही वे काफ़ी डरपोक किस्म का आदमी रहा था। उसने कहा कि वो मेरे साथ उस कॉटेज में नहीं जाना चाहता। तभी उसने मुझे अपने पड़ोसी मिस्टर बैनर्जी से मिलवाया। मिस्टर बैनर्जी ये सब सुनकर काफ़ी हंसे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ जाने वाली बात मान ली और अनीक को भी साथ चलने के लिए मना लिया। शाम के 6 बजे मिस्टर बैनर्जी अपनी मॉरिस माइनर कार लेकर आ थमके और गाड़ी में बैठते ही बोले, साथ में क्या क्या लिया है। अनीक ने फेहरिस्त की सूचना दी। 5 सेल का टॉर्च, 6 मोमबत्तियाँ, फर्स्ट एड का बॉक्स, एक बड़े फ्लास्क में गर्म कॉफ़ी,
एक बक्सा हैम सैंडविच, एक पैकेट ताश, ज़मीन पर बिछाने के लिए चद्दर, मच्छरों को भगाने के लिए ट्यूब ओडोमॉस। और कोई अस्त्र शस्त्र? भूत को किस हथियार से काबू में किया जाता है? क्यों रंजन, तुम्हारे साइमन का भूत क्या सॉलिड है? गाड़ी रवाना होने पर बनर्जी ने कहा, एवरग्रीन लॉज की बात काल्पनिक नहीं। मैंने अवाक होकर कहा, आपने इस बीच पता भी लगा लिया? बनर्जी एक एक कर 2 साइकिल चालकों की बगल से गाड़ी बढ़ाते हुए बोले, आई एम अ वेरी मैथेडिकल मैन मिस्टर सेनगुप्त। जहाँ जाना है वे जगह है भी या नहीं, इसके बारे में पहले से ही पता लगा लेना क्या उचित नहीं है? उस और श्रीनिवास देशमुख रहते हैं। हम एक ही साथ गोल्फ खेलते हैं। उनसे मेरी बहुत दिनों से जान पहचान है। सुबह यहाँ से उन्हीं के घर पर गया था। उन्होंने बताया एवरग्रीन नामक एक मंजिला कॉटेज लगभग 50 साल से खाली पड़ा है। मकान के बाहर एक बगीचा है जहाँ लोग 10 साल पहले तक पिकनिक करने जाया करते थे, पर अब नहीं जाते। मकान बिल्कुल निर्जन स्थान में है। पहले भी उस मकान में कोई लंबे अरसे तक नहीं रहा है। तब हाँ, किसी ने हंटर हाउस कहकर उसे बदनाम नहीं किया। मकान के फर्नीचर बहुत पहले ही नीलाम हो चुके हैं। उनमें से कुछ कर्नल मार्शल के मकान में है। वे एक रिटायर्ड आर्मी अफसर हैं और फ्रेजर टाउन में रहते हैं। सब कुछ सुनने के बाद लगता है मिस्टर सेनगुप्त, हमें पिकनिक करके ही लौटाना पड़ेगा। अनीक ने ताश लाकर अच्छा ही किया। बंगलौर की साफ सुथरी चौड़ी सड़क से गाड़ी से आते जाते लग रहा था यह शहर भूत प्रेत से इतना खाली है जहाँ भूथा मकान के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन उसके बाद ही मुझे ब्राउन साहब की डायरी की बात याद आ जाती है। पागल हुए बिना आदमी इस तरह की अद्भुत बातें डायरी में क्यों लिखेगा? साइमन के भूत को ब्राउन साहब ने खुद ही देखा है, एक बार नहीं अनेकों बार। ये भूत क्या हमें एक बार भी दिखाई नहीं देगा? मैं विलायत नहीं गया हूँ, परंतु विलायत के कॉटेज की ढेरों तस्वीरें किताबों में देखी हैं। एवरग्रीन लॉज के सामने आने पर मुझे महसूस हुआ कि मैं सचमुच ही इंग्लैंड के ग्रामीण अंचल के एक पुराने परित्यक्त के मकान के सामने आ गया हूँ। कॉटेज के सामने ही बगीचा है। यहाँ फूलों की क्यारियों के बदले घास और झाड़ झंकाड़ है। हम दरवाजे से मकान के अंदर गए। अंदर जाते ही एक गलियारा मिला। पीछे की तरफ टूटी दीवार से एक कमरा दिख रहा है। हमारे दाहिने और बाएं भी कमरे हैं। दाहिनी तरफ का कमरा बड़ा मालूम होता है। अंदाज लगाया यही बैठक रही होगी। फर्श पर विलायती कायदे से तख्ते लगे हैं, मगर एक भी तख्ता साबुत नहीं है। सावधानी से कदम रखना पड़ता है और हर कदम पर खट खट आवाज़ होती है। हमने कमरे के अंदर प्रवेश किया। खासा बड़ा कमरा है। फर्नीचर ना रहने के कारण और भी सूना जैसा लगता है। एक तरफ की खिड़की से गेट समेत बगीचा दिखता है, दूसरी तरफ की खिड़की से पेड़ों की कतार। क्या इन्हीं पेड़ों में से किसी पर वज्रपात हुआ था? साइमन उसी के नीचे खड़ा होगा और तत्काल उसकी मौत हो गई होगी। सोचते ही रोंगटे खड़े हो गए। अब मैंने दक्षिण तरफ की बिना खिड़की वाली दीवार की ओर देखा। बाएं कोने में फायर प्लेस है। इसी फायर प्लेस के पास ही साइमन की प्रिय कुर्सी रही होगी। कमरे की सीलिंग की ओर देखने पर मकड़ियों की जालियों को झूलते हुए पाया। किसी ज़माने में एवरग्रीन लॉज खूबसूरत रहा होगा। अब उसकी हालत शोचनीय हो गई है। मिस्टर बनर्जी शुरू में ला 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 करते हुए विलायती स्वर पे आलाप कर रहे थे। अब उन्होंने पाइप सुलगाई और कहा, आप लोग कौन सा खेल खेलना जानते हैं? ब्रिज, पोकर, रमी? अनीक अपने हाथ के सरो सामान को फर्श पर रखने के बाद चादर बिछाकर बैठने जा रहा था। तभी एक आवाज़ सुनाई थी। किसी दूसरे कमरे में कोई आदमी जूता पहनकर चहलकदमी कर रहा है। अनीक की तरफ देखा तो उसका चेहरा उतरा हुआ पाया। पैरों की आवाज़ थम गई। मिस्टर बनर्जी अचानक अपने मुंह से पाइप हटाकर जोरों से चिल्ला उठे, इज एनीबडी देयर? और हम तीनों गलियारे की तरफ बढ़ गए। अनीक अपने हाथ से मेरे कोट की आस्तीन थामे हुए था। जूते की आवाज़ फिर से शुरू होगी। हम जैसे ही बाहरी गलियारे में पहुंचे, दूसरी तरफ के कमरे से एक आदमी बाहर निकल कर आया।
और हम पर नज़र पड़ते ही ठिठक कर खड़ा हो गया। वह एक भारतीय ही था। चेहरा दाढ़ी मूंछों से भरा रहने पर भी वे भला और शिक्षित जैसा लगा। उसने कहा, हेलो। हम क्या कहें समझ में नहीं आ रहा था। तभी अजनबी ने खुद ही हमारे कौतूहल का निवारण कर दिया। आई एम वेंकटेश, आई एम अ पेंटर। आप लोग इस मकान के मालिक हैं या खरीदार? बनर्जी ने हंसते हुए कहा, दोनों में से एक भी नहीं। हम चक्कर लगाते लगाते यूं ही पहुंच गए। ओह, मेरा ख्याल था अगर ये मकान मुझे मिल जाता तो अपने काम के लिए स्टूडियो बना लेता। टूटा फूटा रहने पर मुझे एतराज़ नहीं है। मालिक कौन है, इसके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है? जी नहीं, आप कर्नल मॉर्सर के यहाँ जाकर खोज खबर ले सकते हैं। सामने का रास्ता पकड़कर बाईं ओर जाइए। जाने में 5 मिनट लगेंगे। थैंक यू, कहकर मिस्टर वेंकटेश वहाँ से चले गए। गेट खोलने और बंद करने के बाद मिस्टर बनर्जी ने पहले की तरह ही ठहाका लगाते हुए कहा, मिस्टर सेनगुप्त, ये आदमी आपके साइमन या उस किस्म का कोई भूत वगैरह नहीं है? मैंने हंसकर कहा, कुल मिलाकर अभी 5:15 ही बजे हैं। इस बीच आप भूत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और ये भले आदमी अगर भूत थे तो 19वीं सदी के नहीं होंगे, क्योंकि वैसा होने पर उनका लिबास और ही होता। इस बीच हम बैठक में लौट आए हैं। 2 मोमबत्तियां जलाकर हमने उन्हें लकड़ी के फर्श पर खड़ा कर दिया। उसके बाद फ्लास्क के ढक्कन में कॉफ़ी डाल डालकर बारी से पी। एक बात मेरे मन में बहुत देर से घुमट रही थी, उसे बिना कहे रह नहीं सका। भूत का नशा मेरे सिर पर कितना सवार हो गया है, ये तथ्य मेरी बात से जाहिर होगा। बनर्जी की ओर मुखातिब होकर मैंने कहा, आपने बताया था कि कर्नल मार्सर के यहाँ कुछ फर्नीचर खरीदे थे। वे जब इतने निकट हैं तो उनसे क्या एक बात दरियाफ्त की जा सकती है? क्या? एक खास तरह की हाई बैक्ड चेयर के बारे में, अनीक ने ऊब के साथ कहा। अब हाई बैक चेयर के बारे में पूछकर क्या होगा? नहीं, यानी ब्राउन साहब ने लिखा है कि साइमन की बड़ी ही प्यारी कुर्सी थी। भूत होने के बाद भी वे उसी पर बैठता था और वे फायर प्लेस के पास रखी रहती थी। हो सकता है अगर उसे यहाँ लाकर रखने से। अनीक ने मेरी बात काटते हुए कहा, तुम बनर्जी साहब की उस मॉरिस कार पर हाई बैक चेयर लेकर आओगे और हम तीनों ही उसे कंधे पर ढोकर लेकर आए? तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो गया है? बनर्जी ने हाथ उठाकर हम दोनों को चुप कराया और कहा, कर्नल मार्सर ने जो कुछ खरीदा है उसमें उस किस्म की कुर्सी नहीं है। ये बात मुझे मालूम है। मैं उसके घर पर अक्सर जाया करता हूँ। अगर वे कुर्सी वहाँ रहती तो मेरी निगाह में पड़ती। जहाँ तक मुझे मालूम है उन्होंने 2 बुककेस, 2 ऑयल पेंटिंग, कुछ गुलदस्ते और शेल्फ सजाने की कुछ शौकिया चीज़ें, जिन्हें आप आर्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, खरीदी थी। मेरा उत्साह ठंडा पड़ गया। ताश निकाल कर फेंटना शुरू किया। बनर्जी ने कहा, रमी चलते हैं, और ये खेल तभी जमता है जब पैसा लगाकर खेला जाए। आप लोगों को इसमें कोई आपत्ति है? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, पर इतनी बात ज़रूर है कि मैं ठहरा बैंक का मामूली कर्मचारी। बहुत ज़्यादा पैसा लगाने का मुझे सामर्थ्य नहीं है। बाहर दिन की रोशनी फीकी हो गई है और हम खेल में तल्लीन हो गए। ताश के खेल में तकदीर कभी मेरा साथ नहीं देती। आज वही हालत रही। मैं जानता हूँ अनीक मन ही मन नर्वस है, इसीलिए अगर जीत उसकी हो तो मुझे कुछ कुछ निश्चिंता का एहसास होगा, मगर उसका कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। एकमात्र मिस्टर बनर्जी की तकदीर उनका साथ दे रही है। घड़ी 6:30 बजा रही है। कहा जा सकता है कि बाहर रोशनी है ही नहीं। अच्छा ताश मिल जाने के कारण मैं लगातार 2 बार जीत चुका हूँ। इस बीच रम्मी का एक और दौर चल चुका है। तभी कानों में एक अस्वाभाविक आवाज़ आई। कोई बाहर से दरवाजे को खटखटा रहा है। हम तीनों के हाथ ताश समेत नीचे गिर पड़े। खटखट खटखट। अनीक का चेहरा इस बार और भी उतर गया। मेरी भी छाती अंदर ही अंदर धड़क रही है, मगर बनर्जी में घबराहट का नामो निशान तक नहीं।
अचानक सन्नाटे को भेद कर वे अपनी पुरजोर आवाज में चिल्ला उठे, हु इज इट? दरवाजे पर फिर खटखटाहट शुरू हो गई। बनर्जी पता लगाने के लिए चटपट उठकर खड़े हो गए। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, अकेले मत जाइए। हम तीनों एक साथ कमरे के बाहर आए। गलियारे में आने के बाद बाईं तरफ हमने एक आदमी को खड़ा पाया। वे सूट पहने और उसके हाथ में लाठी है। अंधेरे में उसे पहचानना मुश्किल है। अनीक ने मेरी आस्तीन पकड़ ली, इस बार और ज़्यादा ज़ोर से। उसकी हालत देखकर मुझे अपने आप एक साहस का भाव आ गया। इस बीच बनर्जी कई कदम आगे बढ़ चुके थे। वे चिल्ला उठे, ओ हेलो डॉक्टर लार्किन, आप यहाँ? अब मैंने भी उस प्रौढ़ साहब को गौर से देखा। सोने के चश्मे के नीचे उसकी नीली आंखें। और वे बोला, तुम्हारी मॉरिस गाड़ी बाहर दिखाई दी। उसके बाद देखा खिड़की से मोमबत्ती की रोशनी आ रही है, इसीलिए सोचा एक बार देख लूं कि तुम पर किस पागलपन का भूत सवार हुआ है। बनर्जी ने हंसकर कहा, मेरे इन दो जवान मित्रों को एक अजीब एडवेंचर का शौक चढ़ाया है। कहा एवरग्रीन लॉज में बैठकर ताश खेलेंगे। गुड गुड। जवानी ही इस तरह के पागलपन का वक्त हुआ करता है। हम बूढ़े सिर्फ अपने घर के कोच पर बैठकर पुरानी यादों को दोहराते हैं। वेल वेल, हैव अ गुड टाइम। लार्किन साहब ने हाथ उठाकर गुड बाय कहा और लाठी ठुकठुकाते हुए चले गए और हमें भी भूत की उम्मीद छोड़नी पड़ी। अब और क्या करें, हम फिर ताश खेलने में जुट गए। शुरू में मैं लगभग 4.5 रुपये हार रहा था। पिछले आधे घंटे के दरमियान उसमें कुछ वापस आ गया। साइमन का भूत दिखे ना दिखे, मगर ताश में जीतकर अगर घर लौट सकूं तो आज का ये रहस्य रोमांच कुछ सार्थक जैसा लगे। बीच बीच में आंखें घड़ी की तरफ चली जाती थी। असली घटना कब घटी थी उसका वक्त मुझे मालूम नहीं। ब्राउन साहब की डायरी से पता चला कि शाम के वक्त इसी समय वज्रपात से साइमन की मृत्यु हुई थी। मैं ताश बांट रहा था। मिस्टर बनर्जी अपनी पाइप सुलगा रहे थे। अनीक कुल मिलाकर सैंडविच खाने के उद्देश्य से पैकेट में हाथ देने ही जा रहा था कि तभी उसकी आंखों की दृष्टि एक ही क्षण में बदल जाती है और उसके अंग प्रत्यंग जड़ जैसे हो जाते हैं। उसकी दृष्टि दरवाजे के बाहर गलियारे की तरफ टिकी हुई है। जो कुछ देखता हूँ उसे देखने के बाद कुछ क्षणों के लिए मेरा गला भी सूख जाता है और सांसों का चलना बंद हो जाता है। बाहर गलियारे के अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें हमारी ओर अपलक ताक रही हैं। मिस्टर बनर्जी का दाहिना हाथ आहिस्ता आहिस्ता कोट की वेस्ट पॉकेट की तरफ चला जाता है और ठीक उसी क्षण जादू की तरह वह मामला मेरे सामने स्पष्ट हो जाता है। मेरे मन से सारा भय दूर हो जाता है। मैंने कहा, आपकी पिस्तौल की ज़रूरत नहीं है साहब, ये काली बिल्ली है। मेरी बात से अनीक में भी साहस का संचार हुआ। बनर्जी ने पॉकेट से हाथ बाहर निकालकर कहा, हाउ रिडिकुलस। अब वे चमकती आंखें हमारे कमरे की तरफ आने लगी। चौखट पार करते ही मोमबत्ती की रोशनी में मेरी बात सही साबित हुई। ये वही काली बिल्ली थी। चौखट पार कर बिल्ली बाईं तरफ मुड़ी। हमारी दृष्टि उसके साथ घूम रही थी, उसका पीछा कर रही थी। अब कि हम तीनों के गले से एक साथ ही एक शब्द बाहर निकल आया। अकस्मात विस्मय होने से जिस तरह शब्द निकलता है, ठीक उसी तरह का शब्द। इस शब्द के निकलने का कारण ये था कि हम जब ताश खेलने में व्यस्त थे, उसी बीच पता नहीं कहाँ से और कैसे एक गाढ़े लाल रंग के मखमल से लिपटी हुई हाई बैक्ड कुर्सी फायरप्लेस के पास आ गई थी। अमावस जैसी काली रात के अंधेरे में काली बिल्ली चुपचाप कुर्सी की तरफ बढ़ गई। उसके बाद वहाँ एक क्षण रुकी, फिर उसने एक छलांग लगाई और कुर्सी पर गुंजलक मारकर लेट गई। और उसी क्षण एक अजीब शब्द सुनकर मेरा शरीर विवर्ण हो गया। किसी एक अशरीरी वृत्त की खिलखिलाहट के अंतराल से बार बार उच्चरित हो रहा है, साइमन 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 साइमन। और उसके साथ ही बचपने से भरी खुशियां और तालियों की गड़गड़ाहट। एक चीख सुनाई पड़ी और अनीक बेहोश हो गया और मिस्टर बनर्जी वे अनीक को गोद में लेकर गलियारे से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे।
मैं भी अब बैठा नहीं रह सका। ताश, मोमबत्ती, फ्लास्क, चादर सब कुछ पड़े रह गए। सौभाग्य से बंगलौर की सड़कों पर लोगों का आवागमन कम रहता है, वरना हमारी गाड़ी की तेज़ रफ्तार की चपेट में आकर उस समय कितने आदमी घायल होते कहना मुश्किल है। अनीक को गाड़ी में होश आ चुका था, मगर उसके मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल रहा था। पहले पहल मिस्टर बनर्जी के मुंह से आवाज़ निकली। अनीक बेरा के हाथ से ब्रांडी का गिलास छीनकर एक ही घूंट में आधा गिलास पी गया और घरघराती आवाज़ में बोला, सो साइमन वॉज अ कैट। मैं भी इसी हालत में नहीं था कि कुछ बोलता, मगर मैंने मन में हामी भरी। सचमुच साइमन ब्राउन साहब की अक्लमंद, मनमौजी, अभिमानी, आज्ञाकारिणी और लाडली थी। जिस साइमन की मृत्यु आज से 113 वर्ष पहले वज्रपात से हुई थी, ये वही पालतू काली बिल्ली थी। उम्मीद है आपको ये दिलचस्प कहानी अच्छी लगी होगी और कहानी की प्रस्तुति भी। तो ऐसी और ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्रोत्साहन दें। धन्यवाद।